हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पेपर 6 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेनिसन्स एस्टिमेट्स ऑफ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, विभिन्न वृद्धि कारकों के डेनिसन के अनुमान। विकसित देशों में हुई अत्यधिक आर्थिक वृद्धि को लेकर अनेक आनुभविक अध्ययन किए गए। इनके माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि उत्पादन की कुल वृद्धि दर में साधन इनपुट का सापेक्षिक योगदान कितना है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट, और इन विभिन्न वृद्धि कारकों के जो भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनके आपस में क्या संबंध रहे हैं। कुछ मेजर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जैसे उत्पादन की वृद्धि दर, production growth rate, quantity of labor force, quantity and quality of labor force, growth rate of quantity and quality of labor force, यानी श्रम शक्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दर, पूंजी का स्टॉक और तकनीकी प्रगति की दर, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इस प्रकार के अध्ययन अनेक अर्थशास्त्रियों ने किए, जिनमें से प्रमुख अर्थशास्त्री हैं सोलो, कैंड्रिक, डेनिसन, कुजनेट्स, जॉर्जेनसन, ग्रिलिचीज आदि। अब हम देखते हैं कि विभिन्न वृद्धि कारकों के आपसी संबंधों को लेकर डेनिसन ने क्या अनुमान लगाए, डेनिसन के एस्टिमेट्स क्या रहे। E.F. डेनिसन ने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और अपने इस रिसर्च आर्टिकल में उन्होंने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का उपयोग किया और इसकी सहायता से उत्पादन को बढ़ाने में विभिन्न साधनों का क्या योगदान रहा है, यह उन्होंने पता लगाया। डेनिसन ने ये जो स्टडी की 1929 से 1957 की अवधि के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर की। उन्होंने श्रम और पूंजी दो साधन आगत लिए और उत्पादन या राष्ट्रीय आय में होने वाली वह सारी वृद्धि जो आगतों के कारण नहीं हुई, उसे उन्होंने अवशेष माना। किसी आधार वर्ष के आधार पर इनपुट के स्टॉक का इंडेक्स निकाला, एक सूचकांक निकाला, और ये इंडेक्स या सूचकांक निकालने के लिए डिफरेंट इनपुट्स की संख्या ली जाती है। जितने भी इनपुट हैं उनकी संख्या ली और उनकी संख्या को उनके उत्पादन में दिए गए योगदान से गुणा कर लिया जाता है, और इस प्रकार उस आधार अवधि में उनके आय का सापेक्षिक योगदान पता चल जाता है। डेनिसन ने यहाँ पर ऑयलर्स थ्योरम का उपयोग किया, और ऑयलर्स थ्योरम ये कहता है कि यदि उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसके सीमांत उत्पादन मूल्य के अनुसार भुगतान कर दिया जाए तो आधार अवधि में संपूर्ण उत्पादन समाप्त हो जाएगा। समय के साथ साथ उत्पादन और आगतें दोनों बढ़ते हैं, और यदि इनपुट्स की उत्पादकता में कोई सुधार होता है तो आधार वर्ष में इनपुट की अपेक्षा उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ेगा। इनपुट के प्रति इकाई उत्पादन में हम सम्मिलित करते हैं कृषि में श्रम का क्षय कम होना, कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण, ज्ञान की उन्नति, ज्ञान को लागू करने में विलंब और पैमाने की मितव्ययताएं। डेनिसन के अनुसार ये वे अवशेष साधन हैं जो यूएसए की कुल वृद्धि दर में सम्मिलित हैं और इसके लिए इनपुट में हुई वृद्धि उत्तरदायी नहीं है। डेनिसन ने अध्ययन में पाया कि 1929 से 1957 की अवधि के दौरान यूएसए की वास्तविक राष्ट्रीय आय 2.93%, 2.93% औसत वार्षिक दर से बढ़ी, और ये आंकड़े इस वीडियो के इस अध्याय के अंत में तालिका 1 में टेबल 1 में दिए गए हैं। इसमें से 2% अंकों के लिए श्रम शक्ति की वृद्धि और पूंजी स्टॉक की वृद्धि में हुई बढ़ोतरी उत्तरदायी है, और शेष 0.93% अंकों के लिए इनपुट की प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि उत्तरदायी है। इन 2% अंकों में से 1.57% का कारण तो गुणवत्ता परिवर्तन के लिए समायोजित श्रम आगत में हुई वृद्धि है, और 0.43% अंकों का कारण पूंजी आगत में वृद्धि है। यहाँ श्रम आगत में हुई वृद्धि में निम्न तत्वों का योगदान रहा: रोजगार का 1%, काम करने की गुणवत्ता पर कम श्रम घंटों का प्रभाव 0.33%, कार्यशील जनसंख्या के शिक्षा के स्तर में विस्तार का 0.67%,
और महिला श्रमिकों का अनुभव और उनका बेहतर उपयोग 0.11%। पूंजी आगत में हुई वृद्धि में निम्न तत्वों का योगदान रहा। नॉन फार्म रेजिडेंट स्ट्रक्चर 0.05%, अदर स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स का 0.28%, माल सूची इन्वेंट्रीज का 0.08% और विदेशों में स्थित परिसंपत्तियों का योगदान 0.02% रहा। अवशेष यानी कि उत्पादकता यानी आगत की प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि, यही कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण कारक है। डेनिसन के अनुसार अवशेष ही एक महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए। 1929 से 1957 के लिए यूएसए की वास्तविक राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 0.93% था, क्योंकि 2% कंट्रीब्यूशन तो श्रम शक्ति और पूंजी स्टॉक का था। रिमेनिंग जो 0.93% था उसके लिए अवशेष उत्तरदायी रहा। अवशेष में हुई वृद्धि में हम निम्न तत्वों को शामिल करते हैं। कृषि में श्रम क्षय में कमी 0.02%, कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण 0.05%, ज्ञान में उन्नति का योगदान 0.58%, ज्ञान को लागू करने में विलंब में परिवर्तन का योगदान 0.01%, पैमाने की मितव्ययताओं का योगदान 0.34% और साधनों के इष्टतम प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुई कमी का योगदान ऋणात्मक था और ये -0.07% रहा। यदि हम वृद्धि के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो आगतों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि तो वास्तविक राष्ट्रीय आय की कुल वृद्धि के 68% के लिए उत्तरदायी थी और आगत का प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि का योगदान 32% था। ये आंकड़े भी हमने टेबल 1 में दर्शाए हैं, जो कि इस अध्याय के अंत में टेबल को हमने दर्शाया है। इन दोनों आगतों में से कुल वृद्धि के 54% के लिए श्रम लागत की वृद्धि और केवल 15% के लिए पूंजी की वृद्धि उत्तरदायी थी। यदि श्रम आगत में रोजगार का 27% और शिक्षा का योगदान 23% था। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी निर्माण की तुलना में मानव पूंजी निर्माण का सापेक्ष महत्व प्रकट होता है। अवशेष साधन का योगदान उक्त अवधि की राष्ट्रीय आय की कुल वृद्धि के 32% के लिए उत्तरदायी रहा, जो ज्ञान में हुई उन्नति के प्रभाव से 20% और राष्ट्रीय बाजारों की वृद्धि से प्राप्त पैमाने की मितव्ययताओं से 11% हुई। यह उल्लेखनीय है कि डेनिसन ने शिक्षा और ज्ञान की उन्नति में भेद किया है। शिक्षा का योगदान श्रम शक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जबकि ज्ञान की उन्नति को तकनीकी परिवर्तन माना जाता है। वस्तुतः उनके लेख अकाउंटिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ग्रोथ 1929 to 1969 जो 1974 में प्रकाशित हुआ, इसमें अवशेष ही ज्ञान में हुई उन्नति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गैर साधन चर यानी नॉन फैक्टर वेरिएबल जैसे कि पैमाने की मितव्ययताएं, इन गैर साधन चरों का प्रभाव यह होता है कि अवशेष का आकार कम हो जाता है और डेनिसन के अध्ययनों में ऐसे अनेक कारक हैं जो यूएसए की कुल वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तकनीकी परिवर्तन ही एकमात्र ऐसा गैर साधन आगत नहीं है जो कि वृद्धि लाता है। और अब हम देखते हैं कि डेनिसन के एस्टिमेट्स जो अनुमान निकाले गए, उनके विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या आलोचनाएं की हैं। सबसे पहले आलोचना जॉर्जेनसन और ग्रिलिचीज ने की है और इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने के लिए डेनिसन का तरीका सही नहीं है। उनके अनुसार डेनिसन ने केवल श्रम आगत की माप में ही होने वाली अशुद्धियों का संशोधन तो कर दिया, लेकिन उत्पादन और पूंजी आगत की माप में अशुद्धियों के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया और उसे उन्होंने अवशेष पर छोड़ दिया, अवशेष के रूप में उन अशुद्धियों को ले लिया। दूसरी आलोचना कि अवशेष जिसे डेनिसन ने ज्ञान की उन्नति का कारण माना है, वह बहुत थोड़ा है, अधिक नहीं है। डेनिसन के अनुमान कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पर आधारित है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पादन फलन को लेकर चलते हैं, जो कि सब साधनों को उनके सीमांत उत्पादन के मूल्य के अनुसार भुगतान कर देने पर प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर या तो वास्तविक साधन आगत की वृद्धि दर से बढ़ जाती है
या फिर कम रह जाती है। डेनिसन ने आर्थिक वृद्धि में पूंजी का योगदान कम आंका और अवशेष को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ये देखा कि यूएसए की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में कौन कौन से कारकों का योगदान रहा और उन विभिन्न कारकों के आपस में संबंध क्या रहे। इस बारे में डेनिसन ने विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने अपनी शोध को सबके सामने रखा। और ये आज का वीडियो प्रोफेसर एमएल झिंगन की बुक पर आधारित है, विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन। सभी स्टूडेंट्स इस बुक को ध्यान से पढ़ें। विस्तार से पढ़ने के लिए बुक का विस्तृत अध्ययन करें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।